हेलो हाय। सफलता विथ अपर्णा में आपका स्वागत है। मैं अपर्णा शुक्ला। हम लोग होम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, टेक्सटाइल पढ़ रहे थे, उसको हमने बीच में ही रोक दिया है क्योंकि वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है और मैंने दूसरा सब्जेक्ट शुरू कर दिया है, होम मैनेजमेंट। जब होम मैनेजमेंट भी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं दोनों को एक दिन में 2 वीडियो बनाकर ख़त्म कर दूंगी। ठीक है, आपका 2 सब्जेक्ट मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन में, 1 हफ्ते में ख़त्म कर दूंगी। आप परेशान नहीं होना, बस जुड़े रहो, पढ़ते रहो। लाइक ज़रूर किया करो आप लोग, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। शेयर किया करो ताकि और लोग देखें और लोग उसको समझें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ सब्जेक्ट नहीं होता है कि हाँ हम होम साइंस पढ़ रहे हैं तो हमारा सब्जेक्ट है। नथिंग देयर, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कुछ चीज़ें पढ़ रहे हो तो उससे सबको जानकारी मिलती है। जैसे मान लीजिए आज हमारा सब्जेक्ट है उपभोक्ता का, तो उपभोक्ता का जो सब्जेक्ट है वो सबके लिए है, आपके मम्मी के लिए, पापा के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए, हर किसी के लिए। वैसे बेसिकली होम साइंस है ही हर किसी के लिए, तो आप किसी को भी शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हो। सब्सक्राइब करो भी और बोलो भी सब्सक्राइब करने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है, आप लोगों से कहना है कि प्लीज़ आप लोग पूरी वीडियोस देखा करो, ऐसे बीच में छोड़ के नहीं जाया करो। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ख़तरनाक होता है, कभी भी आधा अधूरा ज्ञान नहीं लेना चाहिए। मैं लास्ट में क्वेश्चंस पूछती हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर देने का मतलब ये होता है कि टॉपिक क्लियर हो गया है आपको, आप पढ़ रहे हो, आपने ये टॉपिक क्लियर कर लिया है। ठीक है, कमेंट जो लोग करते हैं उनका नाम मैं लूँगी, मैं सबका नाम नोट कर रही हूँ। उनका नाम मैं मोटिवेशन वीडियो में लूँगी, जो कि मैं हफ्ते में 1 दिन डालती रहती हूँ। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग का क्या है, आज हम लोग का है उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण। कहने का मतलब उपभोक्ता के लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है, उसको संरक्षण चाहिए, उसको क्या चीज़ ऐसी है जो मार्केट से मिल रही है और वो सही है या गलत है, उसको वो चीज़ कंज्यूम करना चाहिए या कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या हैं, हम लोग के बेस में आ रही हैं। आज हम लोग के अंदर आ रही हैं इस चैप्टर के माध्यम से आप लोग ये समझेंगे उपभोक्ता को क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो उपभोक्ता को क्या चाहिए, इसके अधिकार हम लोग आज जानेंगे। क्या नहीं चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो हम लोग जानेंगे। कहाँ पर क्या मिलावट होती है हम लोग वो जानेंगे। ऐसी चीज़ें हम लोग जानेंगे और अपनी जानकारी को बढ़ाएंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने क्वेश्चन को गेन करेंगे। जो लोग पूरी वीडियो देखेंगे उनको ज़रूर क्वेश्चन में फ़ायदा होगा, जो लोग आधा अधूरा देखेंगे उनकी मैं गारंटी नहीं लेती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट पेज पर और फर्स्ट पेज क्या बोलता है वो देखते हैं। उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण, कहने का मतलब है उपभोक्ता को क्या चाहिए और उपभोक्ता के लिए क्या संरक्षित करना है, उपभोक्ता का किस तरह से हमें बचाव करना है। हम भी उपभोक्ता हैं, आप भी उपभोक्ता हो, हर कोई उपभोक्ता है, चाहे वो अंबानी हो और चाहे बिल्कुल रिक्शा वाला हो या टेम्पो वाला हो, भिखारी हो, उपभोक्ता हर कोई है क्योंकि सबको सामान चाहिए होता है। अंबानी है तो ऐसा तो है नहीं कि मिट्टी पत्थर खा रहे हैं, वो भी ऐसा तो है नहीं कि जो है पत्ता लपेट के रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग भी खाना खा रहे हैं, वो लोग भी कपड़े पहन रहे हैं, वो लोग भी घूमने जा रहे हैं, वो लोग भी जो है बढ़िया बढ़िया चीज़ें डेकोरेशन की घर में लेकर आ रहे हैं। तो सारी चीज़ें सब लोग कर रहे हैं, चाहे वो छोटे तबके के हो, चाहे वो एकदम से फर्स्ट क्लास ग्रेड के, अप ग्रेड के, एक्सीलेंट ग्रेड के हों। ठीक है, तो करीब 2 शताब्दी पहले एडम स्मिथ ने अपनी एक विशिष्ट कृति मतलब समझिए यहाँ पर बुक की बात हो रही है, अपनी एक विशिष्ट कृति में लिखा था द वेल्थ ऑफ नेशंस, उस बुक का नाम था। उन्होंने बाजार को उपभोक्ताओं के हित का सबसे अच्छा संरक्षक माना था, क्योंकि बाजार में आदमी जाता है तो वहाँ जो उसका मन करता है वहाँ वो परचेज कर सकता है। ठीक है, नहीं तो आपको घर में कोई अगर आएगा और फेरी वाला आएगा, आप उसे सामान लोगे तो आप जो चाहोगे वो नहीं ले सकते, आपके पास वो लिमिटेड होगा। 10 चद्दर होगा आपके पास, उसके पास 10 सोफे के कवर होंगे तो आप उससे एक ले सकते हो। लेकिन आप मार्केट जाते हो, आपको एक दुकान में समझ नहीं आता तो आप दूसरे दुकान पे जाते हो, दूसरे दुकान में समझ नहीं आता आप तीसरे दुकान पे जाते हो। तो बाजार क्या होता है, वो छटनी बिटनी करने का आपका बहुत अच्छा जो है एक स्थान होता है।
1960 और 1970 के दशक में अमेरिका में राफेल नाडर ने एक व्यक्तिगत उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन ने पहले दर्जे के उपभोक्ता समाज के में भी उपभोक्ता का असहाय स्थिति का उजागर किया था। कहने का मतलब उनका ये था कि 1970-1960 में जो राफेल नाडर थे वो जो है जो उपभोक्ता थे उनकी बड़ी स्थिति खराब थी, वो उन्होंने उजागर किया था। कैसे खराब थी स्थिति, देखो मैं पेज ज़रूर लेती हूँ लेकिन मैं उसके पहले आपको समझा देती हूँ ताकि आप लोग को ये ना रहे कि सिर्फ पेज पढ़ के समझाया जा रहा है। तो पेज मैं इसलिए लेती हूँ ताकि मैं PDF आप लोग को सेंड कर सकूँ। जहाँ तक होता है मैं खुद आपको पहले से ही समझा देती हूँ उसको, इसलिए पेज पे नहीं जाना आप, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि उनको ये लगा कि जो है हमारा उपभोक्ता जो है वो मार्केट से बहुत ठगा जा रहा है। भाई देखो, जो लोग सामान ले, मान लीजिए हम दाल खरीदने जा रहे हैं, अब दाल हमको तो पहचान नहीं हो पाती ना, एक मतलब एक ऐसी स्थिति, दाल जैसे तुअर की दाल जिसको हम लोग अरहर की दाल, हम लोग बेसिकली हमारे यहाँ अरहर बोला जाता है, आपके यहाँ तुअर वगैरह भी बोला जाता होगा। तो अरहर की जो दाल होती है उसको आप लेकर आओ और उसमें केसरी खेसारी जो दोनों दाल और भी एक दो नाम से बुलाया जाता है, वो दाल जो है आप लेकर आए, उसमें अगर मिला हो तो क्या आप पहचान सकते हो? नहीं पहचान सकते। तो क्या है, वो हमें ठगा ही तो जा रहा है मार्केट के थ्रू। भाई हम नहीं पहचान सकते, हम तो वहाँ पर जो है मशीन थोड़ी लेके घूम रहे हैं, हाँ इसमें क्या मिला है, इसमें क्या मिला है, इसमें कौन सा रंग मिला है, इसमें कौन सा रंग मिला है, ऐसा तो है नहीं। तो वो है, हम लोग को ठगा जाता है। तो वो उसको बताए, राफेल नाडर ने बताया कि उपभोक्ता जो है वो बेचारा बहुत परेशान है, वो बहुत बुरी तरीके से इसके प्रकोप में आ रहा है, वो जो है उसको जो है जो चीज़ मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है। तो उपभोक्ता की परिभाषा क्या है? शैक्षिक योजना दिल्ली समूह ने क्या परिभाषा दी इसके अनुसार वह कोई भी व्यक्ति उपभोक्ता हो सकता है जो किसी भी प्रकार के पदार्थ को खरीदता है, उपयोग में लाता है, और ख़ास तौर पर गृहिणी जो होती है, जैसे हाउस वाइफ्स जो होती हैं, हाउस मेकर जो होती हैं, हाउस वाइफ को हाउस मेकर भी बोलते हैं, आप इसको समझिएगा। तो जो हाउस वाइफ्स होती हैं, हाउस मेकर्स होती हैं, वो सबसे बड़ी उपभोक्ता होती हैं। क्यों? क्योंकि वो जो होती है ना, वो हर चीज़ को लेकर आती हैं, घर में रखती हैं लाकर, और उसके मांग पर, उसके जो है स्तर पर प्रभाव डालती हैं। जैसे मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं हाउस मेकर हूँ, तो मैं राशन भी लेके आ रही हूँ, मैं अपने घर के चद्दर भी लेके आ रही हूँ, मैं अपने बच्चों के कपड़े भी लेके आ रही हूँ, मैं सर्फ भी लेके आ रही हूँ, मैं जो है नहाने के साबुन वगैरह भी, सोप, बाथिंग सोप वगैरह लेके आ रही हूँ, मैं नमकीन लेके आ रही हूँ, मैं किचन के सामान लेके आ रही हूँ, मैं जो है जूते चप्पल लेके आ रही हूँ, मैं डेकोरेटिव सामान लेके आ रही हूँ, मैं कपड़े लेके आ रही हूँ, मैं मतलब एनीथिंग कुछ भी लेके आ रही हूँ, मैं लेके आ रही हूँ ना, हाउस वाइफ्स लेके आ रही है। तो हाउस वाइफ लेके आ रही, तो इसका मतलब वो मार्केट के प्रणाली में एक बढ़िया स्तंभ का काम करती है। तो क्या है कि उसको अच्छे से पता होता है कि मार्केट क्या है, उपभोक्ता वो ज़्यादा अच्छे से है, ठीक है। अभी आप देखो, अगर आदमी होता तो आदमी इतना बढ़िया उपभोक्ता नहीं बनता है। वो क्या लेके आएगा? वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ जाएगा, पत्नी के साथ जाएगा, कपड़ा खरीद लाएगा। लेकिन जो पत्नी है वो डेली यूज़ पे जा रही है, कभी वो राशन खरीदने जा रही है, कभी वो सब्जी खरीदने जा रही है, कभी वो पति के साथ, बच्चे के साथ, माँ बाप के साथ कपड़े खरीदने जा रही है। तो जितने अच्छे से एक हाउस वाइफ जा रही है कपड़ा खरीदने, उतने अच्छे से सामान खरीदने, उतने अच्छे से कोई और नहीं जाता है। उसके बाद संपादक नई दुनिया के अनुसार क्या है? आमतौर पर माना जाता है कि उपभोक्ता उत्पादक, विक्रेता, व्यवसाय या वितरक से विरोधी है। उपभोक्ता उत्पादक, ठीक है, उपभोक्ता जो है वो, और उत्पादक, विक्रेता व्यवसाय से अलग है, ठीक है भाई। एक उत्पाद कर रहा है और वो जाकर मार्केट में दे रहा है, उसके बाद उसको बेचा जा रहा है, तो थोड़ा सा अंतर हो सकता है। यह वितरक से विरोधी है। यूँ कहा जाए कि जो सामूहिक करने वाला है, लेकिन यह विसंगतिपूर्ण है, मतलब है तो एक साथ में, लेकिन ये थोड़ा सा मैचिंग नहीं है, विसंगतिपूर्ण है, मतलब संगति नहीं है, विसंगति है, मैचिंग पूर्ण नहीं है। कहने का मतलब है उपभोक्ता मार्केट में सामान लेके गया, उपभोक्ता मार्केट से सामान खरीदने गया, ठीक है, और उत्पादक सामान वो मतलब लेके आया, चाहे वो उगाया हो, चाहे वो कहीं और से खरीद के लाया हो, और वो बेचा। तो दोनों में एक सहमति नहीं है, एक संगति नहीं है, एक दोनों में प्रेम नहीं है, ठीक है। फिर जो है
ये एक दूसरे के ज़रूरत के तले हैं। मतलब कि उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता इसलिए ज़रूरी है कि भाई मुझे आपसे सामान लेना है। अगर मान लीजिए आप सामान बेचते हो तो मुझे आपसे सामान लेना है और आपको मुझे सामान देना है, तो ना तो मैं आपसे ख़राब बोल सकती हूँ, ना तो आप मुझसे ख़राब बोल सकते हो। जैसे मान लो मैं आपकी यही बेस आप लेकर चलो, जब मैं पढ़ा रही हूँ वही बेस लेके चलो, कि अगर आप मुझसे ख़राब बोलोगे तो मैं बोल दूँगी भैया एक काम करो, आप मुझसे संतुष्ट नहीं हो, ठीक है आप मुझसे मत पढ़ो। या मैं आपसे ख़राब बोल दूँगी तो आप बोलोगे ऐसा है भैया कि जो है आप अच्छा नहीं पढ़ाती हो, आप बोलती अच्छा नहीं हो, तो मैं आपसे दूर हो जाती हूँ। तो क्या है, हम दोनों में संगति है, लेकिन विसंगति, हम लोग में संगति एक जैसी नहीं है, क्योंकि हम दोनों का ओहदा अलग अलग हो गया ना, हम लोग का तरीका अलग हो गया। हम हम उत्पादक हो गए और आप उपभोक्ता हो गए। ठीक है, मेरे ख्याल से एकदम समझ में आपको आ गया होगा। फिर हम लोग क्या समझते हैं, फिर हम लोग समझ रहे हैं नेक्स्ट परिभाषा ही चल रही है। श्री बंसल और अग्रवाल के अनुसार क्या है, उपभोक्ताओं की पसंद और उनके स्वरूप को पहचानना उद्यमियों का कार्य है। इसी कारण कहा जाता है पूंजीवाद में उपभोक्ता सम्राट है। कहने का मतलब है कि जो है उपभोक्ता जो होता है वो ये जानता है कि उपभोक्ता की पसंद और उनकी नापसंद को उद्यमी यानी व्यापारी जानते हैं अच्छे से, इसीलिए वही चीज़ वो व्यापार करते हैं, वही चीज़ वो लेकर आते हैं जो चीज़ हम लोग खरीदें। ठीक है, अब जैसे मान लो भैया हमको जो है सोने के सामान लेना, सोना का सामान लेना, वहाँ पर आपको हीरा, वाइट गोल्ड और ऐसी सब चीज़ें आपको मिल रही, तो क्या आप वहाँ जाओगे लेने? नहीं जाओगे। चलो ठीक है, ये तो बहुत लंबी बात, दूर की बात हो गई। आप एक गांव की दुकान में चले जाओ, कास्टमेटिक की दुकान में, और उससे बोलो भैया मुझे जो है शुगर का लिपस्टिक दे दो, मुझे लैक्मे का फाउंडेशन दे दो, मुझे जो है क्या कहते हैं अलग अलग जो है कंपनी का, अच्छी अच्छी कंपनी का आप सामान मांगो, तो वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि भैया यहाँ पर तो ऐसा कोई यूज़ नहीं करता, इसलिए हम आप रखते नहीं है सब, आप बाहर से जाकर ले लो, आप सिटी से जाकर ले लो। ठीक है, तो क्या है भाई, वो वही चीज़ लेकर आता ना जो चीज़ जो है वहाँ के गाँव के लोग खरीदते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। एडम स्मिथ के अनुसार उपयोग सभी प्रकार के उत्पादन का कारण तथा उद्देश्य दोनों है। भाई उपयोग वही है जो उपयोग किया जा सके। उपभोक्ता का अधिकार क्या है, अब यही जान लेते हैं। उत्तम किस्म की वस्तुओं और सेवाओं का अधिकार, भैया बढ़िया किस्म की वस्तु दो और सेवा दो, वो अधिकार हमारा है। सुरक्षित सामग्री, बढ़िया सामग्री दो, मुझे जहरीली सामग्री ना दे दो कि जो उसमें कंकड़ पत्थर कांच चूरा मिला दो और हम खाएं तो हमारी जो है पता चले कि पत्थरी हो जाए, हम जाके ऑपरेशन कराएं, पता नहीं ऑपरेशन सक्सेस हो ना सक्सेस हो और टपक जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि बढ़िया सामान दो हमको, हम बढ़िया सामान खाएं, सुरक्षित रहें भैया, डॉक्टर से दूर रहें। ठीक है, एक कहावत है देसी कि डॉक्टर वकील दो लोग के यहाँ अगर आप चले जाओ तो आपकी सारी धन संपत्ति खत्म हो जाती है। सही है, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं, सबको पता है। तो इसलिए जो है सुरक्षित सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। किसी उत्पादन के बारे में जब पूरी जानकारी हो तो आपको सामान लेना चाहिए। ये उपभोक्ता का अधिकार है कि कोई भी सामग्री ली जाए तो उस पर वो चीज़ मेंशन हो कि ये सामग्री कैसी है। अगर मान लीजिए कोई सामग्री मेंशन करने लायक नहीं है, जैसे मान लीजिए चावल की बोरी खरीदनी है, उस पर मेंशन करने लायक नहीं है, तो वो दुकानदार का अधिकार बनता है कि वो आपको सारी चीज़ें बताए, इसमें किस दवा को मिला के रखा है, ये कौन सा चावल है, ये नया है पुराना है, इसको खाने का क्या तरीका है, भैया नया चावल है तो कम पानी में बनेगा, पुराना चावल है तो ज़्यादा पानी में बनेगा। ये सारी चीज़ें उसको बता देनी चाहिए। प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों की गुणवत्ता वाली वस्तुओं का चयन करना। भाई प्रतिस्पर्धात्मक मतलब बस वही अनाज का ही आप ले लो। आप एक दुकान पे गए, वहाँ 40 रुपये किलो चावल है, नेक्स्ट दुकान पे गए 50 रुपये किलो चावल है, नेक्स्ट दुकान पे गए 45 रुपये किलो चावल है। आपने देखा कि तीनों चावल एक जैसा है, तो आप सोचोगे भाई क्यों ये ऐसा है, तीन दुकान तीन तरह का रेट है। तो क्या है, वो प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य है और उसका आप सही ढंग से चयन करो, ऐसा आपका अधिकार कहता है। ऐसा नहीं आप एक दुकान पर जाओ, वहाँ पर बोल दे 50 रुपये किलो और नेक्स्ट बोल रहा है 40 रुपये किलो, लेकिन आपको 50 रुपये वाला ही लेना है, ऐसा नहीं है। ये आपका अधिकार है, आप खुद चुन सकते हो। अपनी शिकायत और सुनवाई कराने का अधिकार, आपको कंज्यूमर फोरम में आप अपनी शिकायत कर सकते हो, वहाँ पर आप सुनवाई कर सकते हो, आप अपनी समस्या को रख सकते हो, ये आपका अधिकार है। उपभोक्ता का उत्तरदायित्व है। कुछ उपभोक्ता जैसे हम आप उपभोग कर रहे हैं, उसका उत्तरदायित्व होता है कि हम अच्छी चीज़ों को लें, अच्छी चीज़ों का उपयोग करें। ऐसा नहीं है कि हम जो है किसी भी चीज़ों को अपने पास ले आएँ और इसके बाद हम उसका उपयोग करें, और अगर उपयोग जो है गलत हो जाता है तो हम
परेशान हो। भाई किसी भी चीज़ का सामान में मिलावट, खराब किस्म की वस्तु, अनुचित नाप तौल, असुरक्षित विद्युत उपकरण कुछ भी हो, वो अगर आपको तकलीफ देता है, खतरा उत्पन्न करता है, तो आपका यह दायित्व बनता है कि आप उसके कारण आप जाकर कंज्यूमर फोरम में आप उसका रिपोर्ट करें। आप ऐसी चीज़ें ना बिल्कुल ले जिससे आपको जान माल का हानि हो। आप अपना कार्य बिना किसी बाधा के करें। ऐसा नहीं है कि जो है आप किसी चीज़ के शिकार हो गए हैं फिर भी आप चुपचाप बैठें। उपभोक्ता का उत्तरदायित्व होता है कि वह उपभोक्ता संगठन का स्थापना करे और वहाँ पर जाकर अपना आंदोलन उठाए और कहे कि जो है मुझे क्या परेशानी हुई है। वो आपत्तिजनक जो विज्ञापन है उस पर रोक लगाए, उसके विरुद्ध में खड़ा हो, उसके उपभोक्ता के हितों का संरक्षण करने के लिए जो संगठन के नेता होंगे वो सामने आएंगे। ये सब आपका उत्तरदायित्व है। ठीक है। उत्तरदायित्व में क्या क्या आता है? उत्तरदायित्व में आपके आता है कि सूचना को प्राप्त करना और उनका उपयोग करना। पहले तो आप सूचना को प्राप्त करें कि क्या सूचनाएं हैं, क्या सही है, क्या गलत है, वो आप उसको सूचना प्राप्त करें। उसके बाद आप उस सूचना का उपयोग करें, ठीक है, ताकि सही वस्तु खरीदी जा सके। फिर उपभोक्ता की सचेतता, आप सचेत रहें कि क्या सामान हम ले रहे हैं, उसके गुण, उसकी किस्म, उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं अच्छी है। भाई मान लीजिए आपने कोई बढ़िया सामान लिया और आप उसको घर पर लेकर आए, और जैसे मान लो आप किसी ने कपड़ा खरीदा और कपड़ा खरीद के लेके आए और घर पे लाते ही फट गया, तो ये आपकी सचेतता नहीं है। आपको वहीं पर देखना चाहिए था, खींच के देख लेना चाहिए था, पूरी साड़ी खुलवा के देख लेनी चाहिए थी कि ये कहीं कटी फटी तो नहीं है। फिर क्या है? फिर आपका क्या आएगा? फिर आपका आएगा उत्तम चुनाव करना। आप किसी भी सामान का उत्तम चुनाव करें, दिमाग से करें, तुलना करके करें। ऐसा नहीं कोई एक जगह ले और आप तुरंत खरीद लें। उपभोक्ताओं का सक्रिय होना, आपको सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सक्रिय नहीं होंगे तो आपको सामान बढ़िया नहीं मिलेगा। सरकारी संगठन में सक्रिय हों, सरकार के कानून में सक्रिय सहयोग दें। किसी भी और जो है अगर अहित होने वाला कोई जो है ऐसा संगठन है जहाँ पर आपका कोई अहित हुआ है तो वहाँ पर वो जो है आपका सहयोग करेगा, तो आप वहाँ पर सक्रिय हो सकते हैं। अपने लिए भी आवाज़ उठाएं, दूसरों के लिए भी आवाज़ उठाएं। ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा वस्तुओं को सुरक्षित उपयोग करना। अब आप कोई भी सामान लाते हैं तो उसका उपयोग ढंग से किया जाए। ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉनिक सामान लाया और उसको जो है खुला ही छोड़ के रख दिया है। पंखा चल ही रहा है, लाइट जल ही रही है, कोई तार आपने लगाया वो खुला ही है, कोई जाके छू दे तो टपक जाए। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करना है कि अगर आपने कोई सामान, मान लीजिए कोई तार आपने जोड़ा है तो उस पर टेप वगैरह लगा दीजिए ताकि आदमी सुरक्षित रहे। भाई देखिए, जीवन बहुत बड़ी चीज़ है। जीवन मिलना ईश्वर की देन है और जीवन को आखिरी पड़ाव तक ले जाना भी ईश्वर की देन है, तो उसको सुरक्षित रखना अपने अधिकार में है। फिर क्या है? उचित शिकायतों के लिए आवाज़ उठाएं। अनुचित शिकायत मत कीजिए। अगर आपको बढ़िया सामान मिल रहा है तो सिर्फ आप इसलिए कि कोई कारणवश आप उसको बेइज्जत करना चाहते हैं इसलिए आप आवाज़ उठाते, ऐसी ज़रूरत नहीं है। आप कोई ज़रूरी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको जो है बहुत ठग लिया गया है या आपको नुकसान हो गया है तो आवाज़ उठाएं आप। ईमानदार निर्माताओं का सहयोग प्रदान करें। अगर कोई ईमानदार व्यक्ति है, ईमानदार जो है उत्पादक है, तो आप उसको आप सहयोग ज़रूर करें। उपभोक्ता परिसर व संगठन की स्थापना करें। भाई उपभोक्ता परिसर और संगठन उसकी स्थापना करें। उसकी स्थापना करने से क्या होता है कि आपको कोई भी समस्या होती है, आपको आपके जैसे और किसी को समस्या होती है तो उसकी आवाज़ उठाई जा सकती है। और जहाँ संगठन होता है ना, वहाँ आवाज़ मजबूती से उठती है, वहाँ की आवाज़ जल्दी सुनी जाती है। उपभोक्ता सहकारी भंडारों की स्थापना करें। उपभोक्ता सहकारी भंडार जो होता है वो उपभोक्ता वर्ग मिलकर सहकारी भंडार की स्थापना करते हैं जिसमें उचित मूल्य व गुणवत्ता वाली वस्तुएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। इसे सरकार द्वारा आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा सकती है और सरकारी वितरण प्रणाली से संबंधित एजेंसियों के संबंध में भी यह सामान्य व गरीब जनता के लिए सामान को उपलब्ध कराता है। ठीक है। फिर क्या है? फिर उपभोक्ताओं के हित की दृष्टि से विक्रेता व उद्यमियों का उत्तरदायित्व। अब इनका उत्तरदायित्व क्या है? उपभोक्ताओं के हित के लिए विक्रेता व्यापारियों का प्रयास ये करना चाहिए किसी भी क्षेत्र में वह स्वयं उपभोक्ता होते हुए भी उपभोक्ताओं की समस्या का निराकरण करे और उससे वो जो है दूसरों को बचाए, सुरक्षित रखे। ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। नेक्स्ट लेवल क्या है? अन्य उत्तरदायित्व और भी हैं भाई। कुछ और उत्तरदायित्व हैं, कुछ और उत्तरदायित्व क्या है कि वो बस
ऐसे उत्तरदायित्व जो हम लोग को दिमागी रूप से तय करना चाहिए, जैसे कि कोई सामान लेकर आए तो वो कैसा है, वो घर में यूज़ करने लायक है कि नहीं है, ये आपका पर्सनल उत्तरदायित्व है। आप कोई सामान लेकर आए, घर में रख दिया, आपके बच्चे उसको छू सकते हैं कि नहीं छू सकते, वो तय करना आपकी जिम्मेदारी है। ये आपकी जो है अन्य उत्तरदायित्व में आता है। आप कोई सामान घर में रखे हो, वो किसके लिए यूज़फुल है, किसके लिए नहीं यूज़फुल है, वो आपकी उत्तरदायित्व है। ये सारी चीज़ें कुछ अन्य उत्तरदायित्व में आते हैं। इसको हमारे उत्तरदायित्व मतलब समझ रहे हो आप लोग ना, जिम्मेदारियाँ, ठीक है, जवाबदेही। अब क्या है, अब आएगा आपका उपभोक्ताओं के हित की दृष्टि से विक्रेता व उद्यमियों के उत्तरदायित्व। उचित मूल्य की वस्तु का विक्रय। भाई उचित मूल्य, व्यापारियों को चाहिए कि उचित मूल्य की वस्तु का विक्रय करें। अत्यधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में मूल्य इतना न बढ़ा दें कि जनसाधारण लोग उसको खरीद ना पाएं। प्रमाणिक मापतौल का उपयोग करें। प्रमाणित मापतौल का उपयोग किया जाए, ऐसे मापतौल का उपयोग ना किया जाए जिससे किसी को नुकसान हो। ठीक है, फिर क्या है, फिर आएगा शुद्ध वस्तुओं का विक्रय। भाई बढ़िया वस्तु को देखना, बढ़िया वस्तु का जो है बढ़िया वस्तु का जो है आपको देना, वो विक्रय करना चाहिए, बेचना चाहिए। ऐसी चीज़ ना बेची जाए जो गलत हो। शासकीय नीतियों के अनुरूप विक्रय करना। जो चीज़ प्रशासन की नीति है उसके अनुरूप विक्रय किया जाए, उसके हिसाब से विक्रय किया जाए। ऐसी चीज़ों का विक्रय ना किया जाए जो शासन जो है मानता नहीं है। मानकित वस्तुओं का विक्रय। जो चीज़ मानक में हो उसी चीज़ का विक्रय किया जाए। सूचनाएँ प्रकाशित व प्रसारित करना। ये जो है ऐसे चीज़ का जो है सूचना दी जाए इधर उधर कि जो है लोग भ्रामक ना हो, कोई गलत चीज़ ना समझ पाएँ। ठीक है, और ये सारी जो है उत्तरदायित्व भी आपके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा उपभोक्ताओं के हित की दृष्टि से सरकार के उत्तरदायित्व। भाई अब सरकार के क्या उत्तरदायित्व हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। मूल्य नियंत्रण करना। भाई सरकार की जिम्मेदारी बनती है हर चीज़ पर एक मूल्य नियंत्रित करवा दो कि ये फला चीज़ है, इस प्रकार की चीज़ पर इतना मूल्य लगेगा, इस प्रकार की चीज़ पर इतना मूल्य लगेगा, खाने की चीज़ पर इतना मूल्य लगेगा। अब तो आजकल सब चीज़ पर GST लगने लगा है, तो सरकार को चाहिए कि GST के अनुसार मूल्य तय कर दे। ठीक है, जैसे कपड़ा है तो रेशम का कपड़ा इतने लंबा, इतने मतलब अपना गुण और काउंट वगैरह जोड़कर ये बता दिया जाए, ताकि जो है जो बाज़ार में सामान है वो उस हिसाब से आए कि ताकि हर व्यक्ति वो सामान को ले सके, समझ सके उसके बारे में। शासकीय सस्ते मूल्य की दुकानों को अनुमति दें। भाई जो सरकारी दुकानें हैं उस पर थोड़ी सस्ते सामान रखे जाएं ताकि वहाँ पर जन सामान्य लोग भी ले सकें, बेचारे जो छोटे तबके के लोग हैं वो भी खरीद सकें। नहीं तो जैसे कोविड के दौरान बेचारे छोटे लोग भुखमरी से मर गए, उस तरह की स्थिति ना आए। आवश्यक वस्तुओं का निर्यात जो हो वो रोक दिया जाए। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ जो है कपास का बहुत जो है ज़्यादा पैदावार है और उपयोग भी बहुत है, लोग सूती कपड़ा ज़्यादा पहनते हैं, तो इसका निर्यात ना किया जाए। तब निर्यात किया जाए जब पूरा अपना भारत देश पहन ले, उसके बाद निर्यात किया जाए। ठीक है, जमाखोरी ना कीजिए। भैया सूखा पड़ रहा है, देखो अब कि हमारे यहाँ भारत में करीब करीब कहीं बाढ़ आ गया तो कहीं बरसात कम हुई, तो अगर मान लो सूखा नहीं भी पड़ा है लेकिन अनाज कहीं ख़राब हो गया है तो वहाँ उस क्षेत्र में पहले अनाज की पूर्ति करवा दी जाए और उसके बाद जो है कुछ आगे चाहे उसको बाहर भेजा चाहे उसको रखा जाए। पहले ही जमा करके ना रख लिया जाए कि दाम बढ़ जाए, बेचारे लोग खरीद ना पाए। अनेक और उत्तरदायित्व है। कुछ उत्तरदायित्व अनेक इस तरह से होते हैं कि जो है सरकार की कि भाई आप एक निगरानी रख लो कि कहीं बेईमानी तो नहीं हो रही है, और अगर बेईमानी हो रही है तो उसके विरुद्ध आप एक कानून बना दो। ठीक है, आपने कुछ ऐसी चीज़ें लगा देनी है, ऐसे लोगों को लगा देना है कि आप दुकान पर देख लो, आप जो है कहीं भी देख लो, ऐसे बहुत पूरा हम लोग सवेरे सो के उठते हैं और रात तक सोते हैं, कुछ ना कुछ उपभोग करते ही रहते हैं। उस पर सरकार को ऐसा करना चाहिए कि सब कुछ एकदम सुव्यवस्थित सुसंगठित हो। ऐसा ना हो कि भाई सारे लोग बेचारे परेशान होकर घूमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आपका आएगा क्या, उपभोक्ता की शिक्षा। उपभोक्ता की शिक्षा। अब उपभोक्ता की शिक्षा क्या, भाई उपभोग शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। उसका जो है उद्देश्य यही है, अगर शिक्षित रहेगा तभी बढ़िया सब कुछ जान पाएगा। रहन सहन कुशल हो जाएगा, रहन सहन कुशल रहेगा तो क्रेता कुशल बन जाएगा। ठीक है,
फिर क्या आएगा, उपभोक्ता शिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? उपभोक्ता शिक्षण की आवश्यकता इसलिए होती है कि उपभोक्ता को नई नई बातों की जानकारी मिल जाती है, नई नई जानकारियाँ उसको दे दी जाती हैं, वो उसको ग्रहण कर लेता है, ठीक है, अपना लेता है। अब फिर उपभोक्ता की समस्या क्या, अब हाँ ये हो गया। ये अब उपभोक्ता की आप लोग समस्या देख लो भैया, उपभोक्ता की समस्या भी बहुत है, कम नहीं है उपभोक्ता की समस्या। मैं तो समझ रही हूँ उपभोक्ता की समस्या ही समस्या है। मैं पर्सनली बताऊँ तो मेरी बड़ी समस्या है। कभी कोई सामान मंगाती हूँ तो उसमें कुछ निकल जाता है, कभी कोई सामान मंगाती हूँ उसमें कोई समस्या हो जाती है। मैं आपको बताऊँ, कुछ दिन पहले मैंने चाट मसाला मंगाया। चाट मसाला मंगाया तो उस चाट मसाले को जब मैंने खोला तो अंदर से उसमें कीड़े पड़े हुए थे। तो मैंने उसका एक्सपायरी डेट देखा, तो एक्सपायरी डेट देखा तो पुराना हो चुका था। तो हमारे यहाँ जहाँ से सामान आता है वो हमारे परमानेंट जो है दुकानदार हैं, तो उनके पास हमने फ़ोन किया और हमने कहा कि ये क्या तरीका है आपका देने का, भाई रोज़ के हम ग्राहक हैं, आप ऐसे कैसे दे सकते हो। तो ये है उपभोक्ता की समस्या। मेरी समस्या, भाई मैं हर चीज़ तो घर पे नहीं बना सकती ना। अब चाट मसाला के लिए मैं दिन भर मसाला इकट्ठा करूँ मार्केट जाके, उसके बाद उसको भूनूँ, उसके बाद कूटूँ पीसूँ, उसके बाद मैं रखूँ, तो हर चीज़ तो हम नहीं कर सकते ना भाई। सबके पास इतना समय नहीं होता। कुछ गृहिणियाँ ऐसी हैं, इतनी कुशल हैं कि सब कुछ कर सकती। कुछ लोग ऐसे हैं कि सब कुछ आने के बावजूद उनके पास समय नहीं होता, वो कर नहीं सकते। तो हम लोग को समस्या आती है। समस्या का निदान कैसे होगा, पहले तो समस्या जान लेते हैं। समस्या का निदान तो हमने समझ लिया, समस्या जान लेते हैं। समस्या क्या क्या है? आजकल उपभोक्ताओं को बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो महंगाई। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, महंगाई जानेंगे। भैया महंगाई तो मैं क्या बताऊं कि सीमा कोई नहीं है महंगाई की। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अगर आप 300 रुपये सब्जी का खरीदने लेकर चले जाओ तो आपके पन्नी, 2 पन्नी में सब्जी 300 रुपये की आ जाती है। पहले हम लोग 300 रुपये की सब्जी खरीद ले चले जाते थे तो बड़ा झोला 2 भर जाता था। तो महंगाई तो बहुत मतलब चरम सीमा पे। अब आज के समय में महंगाई बहुत बड़ी समस्या है उपभोक्ता के लिए, हर उपभोक्ता के लिए। ऐसा नहीं कोई अमीर है उसके लिए नहीं, भाई जो अमीर है वो अपने स्तर पे काम कर रहा है ना। तो वो जो चीज़ 1 लाख में खरीद रहा था आज वो 2.5 लाख में खरीद रहा है, तो उसके लिए भी तो महंगाई की समस्या है। ऐसा तो नहीं है सिर्फ मेरे लिए महंगाई की समस्या है, या हमारे जो 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 बहुत एकदम छोटे तबके के लोग हैं, खाना बदोश हैं, रिक्शा चालक हैं, उनके लिए ही। ऐसा नहीं, सबके लिए महंगाई की समस्या है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका आ जाएगा कौन सी समस्या। हम लोग समस्या ही देखते चलेंगे, बहुत समस्या है। घटती गुणवत्ता। अभी तो मैंने उदाहरण दे दिया, गुणवत्ता कितनी कम हो गई है। दाल मंगा लो, हल्दी मंगा लो, चाय पत्ती मंगा लो, चीनी मंगा लो, कुछ भी मंगा लो, सब में मिलावट है, सब में मिलावट है। हल्दी में कलर मिला दिया, दाल में खेसारी दाल मिला दी, चाय पत्ती में चमड़े मिला दिए, पुरानी चाय पत्ती में मिला दिया, ठीक है। और ऐसी बहुत सी चीज़ें, रंग गलत मिला दिया, खाने योग्य रंग नहीं मिलाया, रंग ज़्यादा मिला दिया। तो मिलावट तो हर जगह बहुत मतलब बेसिर पैर की हो रही है। कहाँ मिलाना है, कहाँ नहीं मिलाना है। नाप तोल। अब नाप तोल कम है। आप कहीं ना, मैं बताऊं, मैं अमेजोन से जो है चिया सीड ऑर्डर किए और चिया सीड में उसमें 1 किलो लिखा हुआ था। मुझे 1 किलो नहीं लगा। मैं जो है अपने बगल की दुकान पे गई, मैंने कहा भैया इसको ज़रा जो है आप तोल दो। वो तौला, वो जो है 800 ग्राम ही निकला, 200 ग्राम कम। मतलब आप इमेजिन करो, 200 ग्राम मतलब बहुत होता है। चिया सीड, तुलसी बीज, ये सब बहुत हल्के होते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो है कम नाप तौल में दे दी जा रही है और हम लोग कुछ नहीं कर पाते उसके लिए। क्या करें, कहाँ आवाज़ उठाएं। अपमिश्रण मतलब अडल्ट्रेशन। अब अडल्ट्रेशन कितना है आप सबको पता है, अभी मैं आगे बता देती हूँ। दोष युक्त भार, वही वजन कितना है, वजन 1 किलो खरीदना है, आपने 1 किलो के लिए रखा है कहीं पर। वो आप नायक पिक्चर देखे होंगे, आप लोग बहुत लोग नायक पिक्चर देखे होंगे। तो नायक पिक्चर में क्या होता है, वो जब एक दिन का सीएम बनता है तो जब जाता है वहाँ पर सरकारी दुकान पर तो देखता है ना वो तेल जिससे नापता है, वो जो है नीचे पीछे कितना गड्ढा किया रहता है, तो उसी तरह से है। फिर जो है भ्रामक विज्ञापन, गलत विज्ञापन दे रखा है। अब विज्ञापन का तो पूछिए मत, आप टीवी पर देख लो, फालतू के विज्ञापन देते हैं और वो विज्ञापन देकर आप सामान ले आते हो, बेकार हो जाता है। सोयाबीन का इतना प्रचार करेंगे, रिफाइंड ऑयल का इतना प्रचार करें। रिफाइंड ऑयल शरीर के लिए जितना नुकसानदायक है शायद उतना नुकसानदायक कोई तेल नहीं है। क्यों वो इतना नुकसानदायक है? इतना बार उस पर प्रोसीजर कर दिया जाता है, इतना बार प्रोसेसिंग कर दी जाती है कि वो एकदम बेकार जला हुआ तेल निकल के आता है। बस उसको केमिकल के थ्रू एकदम साफ, चिकना और गोल्डन कलर का कर दिया जाता है। ओरिजिनल रिफाइंड ऑयल बिल्कुल बेकार होता है। अगर आपको रिफाइंड ऑयल
के तरह से कुछ खाना, आप मूंगफली का तेल लेकर खाओ, आप सरसों का तेल लेकर खाओ, आप नारियल का तेल लेकर खाओ, आप सूरजमुखी का तेल लेकर खाओ, आप और जो चीज़ तिल का तेल लेकर खाओ। जिसके पास जितनी हिम्मत है, पैसा है, ताकत है, उसके हिसाब से अपना अपना चुनाव करते जाओ, लेकिन रिफाइंड ऑयल नहीं खाना चाहिए। ये भ्रामक विज्ञापन है। अपर्याप्त आपूर्ति, भाई पर्याप्त पूर्ति जितनी चाहिए उतनी पूर्ति नहीं हो रही है, अपर्याप्त है। फिर कपटपूर्ण चिन्ह और लेबल, कपटपूर्ण मतलब गलत चिन्ह लेबल में लगा दिया, हाँ इसमें 45% आयरन मिल रहा है, 45 ग्राम आयरन मिल रहा है, और उसको खा के हम बेचारे परेशान। बिस्किट है, बिस्किट में क्या है आप बताओ जरा, बिस्किट में क्या फ़ायदा है? लेकिन क्या उसमें मिलता है इतना कैल्शियम, आप 10 गिलास दूध से ज़्यादा कैल्शियम एक बिस्किट में मिलता है, एक पैकेट बिस्किट में। ऐसा संभव है क्या? तो ये क्या है? कपटपूर्ण चिन्ह है, लेबल है। इसे से तो बिल्कुल बच के रखो। देखो मेरी बहनों, मैंने एक चीज़ बार बार अपने वॉइस नोट में भी कहती आई हूँ, मैं अपने फ़ोन में भी कहती आती हूँ कि ऐसे चीज़ों से बच कर रहो जो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रचार हो रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रचार होने का क्या मतलब है भाई? आपको बिस्किट बेचना है तो बिस्किट बेच दो। बिस्किट क्या है? बिस्किट आटा गूंथ के और उसको जो है पता नहीं किस तरीके से बना के रखा हुआ है, उसमें 10 गिलास दूध कैसे हो सकता? अगर एक पैकेट में 10 गिलास दूध हो सकता तो हम 10 गिलास दूध पी लेते, बिस्किट खाने की जरूरत था? या एक पैकेट बिस्किट में अगर इतना दूध मिल रहा है तो एक पैकेट बिस्किट एक दिन में खा ले, 10 गिलास दूध बराबर प्रोटीन आ जाएगा हमारे शरीर में, क्या कमी रह जाएगी मेरे शरीर में? तो इसलिए ये गलत लेबलिंग है। अब इसकी कुछ चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं। इसके सुधार के लिए केंद्रीय सरकार ने 28 मार्च 1939 में स्टैंडर्ड ऑफ वेट एक्ट पारित किया, जो द्वितीय महायुद्ध शुरू होने के कारण से ठीक से लागू नहीं हो पाया। इसके बाद इसी को दोबारा 1 जुलाई 1942 को प्रभावी किया गया, यानी कि लागू किया गया। मिलावट के लिए बहुत सी चीज़ें मिलाई जाती हैं, जो हमने अभी मिलावट के लिए बताया। सरसों के तेल में धतूरे, पीला धतूरा होता है, उसको सत्यानाशी कहते हैं। सत्यानाशी क्यों कहते हैं आपको पता है? धतूरा जहर होता है, धतूरा किसी चीज़ के लिए खासकर खाने के लिए काम नहीं आता है। अब उसको मिला दिया गया तो सत्यानाशी हो, भाई सत्यानाशी होगा जब उसका सत्यानाशी नाम है, तो शरीर का तो सत्यानाश होना है और तो कुछ होना नहीं है उससे। क्या होता है? इसके कारण जलोदर रोग होता है, जिससे दिल्ली में 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और राजस्थान में 62 गाँव में 776 लोग रोगी हो गए थे। सूर्यकांत नागर जी ने खाद्य सामग्रियों में मिलावट के लिए उदाहरण दिए हैं, जैसे चाय के रंग में रंग बिरंगी आकर्षण पैकेट होती हैं, उसमें काजू का छिलका जला हुआ मिला देते हैं, चूने का छिलका दिया जाता है, और चाय पुरानी धुरानी मिला दी जाती, चमड़े के टुकड़े मिला दिए जाते हैं, उसमें चूरे जो है लोहे लक्कड़ के मिला दिए जाते हैं। ये चीज़ें बहुत गलत हैं। फिर क्या है? बेसन में देवड़ा, जिसको केसरी खेसरी ये सारी दाल जो है बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है? एक देवड़ा भी बोला जाता है। आप नोट करना कि देवड़ा भी बोला जाता है। कभी भी अगर ऐसा आ जाता है एग्ज़ाम में तो कंफ्यूज मत होना, देवड़ा बोला जाता है, केसरी बोला जाता है और खेसरी बोला जाता है। ठीक है, इसको यूज करने से कौन सा रोग हो जाता है? इसको लेथरिज्म हो जाता है। ये गलत हो गया है, इसको आप वो कर देना। इसको यूज करने से लेथरिज्म हो जाता है, लेथरिज्म हो जाता है। और लेथरिज्म से क्या होता है? पैर में लकवा मार देता है। ठीक है, इसके बाद खाद्य पदार्थों में रंग गलत मिला दिए जाते हैं, कोलतार मिला देते हैं। अच्छा, कोलतार क्या होता है ना? कोलतार होता है मिलावट किया हुआ रंग। अब कोलतार में सरकार ने 10 चीज़ें ऐसी की हैं जो आप मिला सकते हो। ठीक है, 10 चीज़ें ऐसी की हैं जो आप मिला सकते हो। क्या क्या मिला सकते हो? मैकेनिकल एलो, को, ऑरविन, ब्लू, हाँ जो मिलाया जाता है वो है ऑरेंज 2, सुडोल 3, रोजमिन बी, कांगो रेड। ये सारी चीज़ें इसमें मिलाई जा सकती हैं। ये को नहीं है, कोक है। ठीक है, ये को नहीं है, ये कोक है। तो इसका आप लोग ध्यान रखना कि ये सारी चीज़ें खाद्य पदार्थ में मिलाई जा सकती हैं। अब इसको मिलाने का मतलब क्या है कि ये चीज़ें आप इतना जो है अगर मिलावट किया हुआ है तो वो सही है, वो गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन अब इससे ज़्यादा अगर मिलावट किया गया है तो फिर गड़बड़ है। इससे ज़्यादा मिलावट करना बिल्कुल गड़बड़ है। क्या क्या मिलाना है आप फिर से देख लो। जो अखाद्य रंग हैं, ठीक है, जो अखाद्य रंग हैं
वो क्या क्या है जो है इनमें जो केवल 10 अम्लीय कोलतार रंग ऐसे हैं जिनमें 5 लाल, 2 पीले, 1 नीला, 2 हरा है। शेष अम्लीय और सभी क्षारीय कोलतार रंग है। खाद्य वस्तुओं में मिलाया जाने वाला पूर्ण वर्जित है क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद हैं। जो अखाद्य रंग हैं वो कौन कौन से हैं? मेटेनिल येलो, ऑर्मिन ब्लू, BR, ये जो है ये अखाद्य हैं। मैं यहाँ पर अखाद्य लिखूंगी। अब खाद्य मैंने अखाद्य, ये अखाद्य हैं, मतलब इनको खाया नहीं जा सकता। इनको, ये जितने भी रंग हैं इनको खाया नहीं जा सकता। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब आपको मैं एक एक चीज़ बताती चल रही हूँ कि कुछ जैसे हींग है। हींग 3 किस्म की होती है। एक होती है हींग, एक होती है हींगड़ा और एक होती है बंधानी। तो जो हींग, हींगड़ा और बंधानी होती है उसमें सबसे अच्छी जो हींग होती है वो आपकी हींग कौन सी होती है? वो होती है हींगड़ा। जो हींगड़ा हींग होती है वो आपकी सबसे अच्छी होती है, ठीक है। और लेकिन वो महंगी होती है, इसलिए उसको जो है नहीं लाकर आपको कौन सा हींग ले आते हैं? आपका ले आते हैं वो लोग हींगड़ा वाला, वो हींग ले आते हैं, बंधानी वाली ले आते हैं, ठीक है। वो आप लोग को क्या दे देते हैं? वो आप लोग को दे देते हैं बंधानी हींग दे देते हैं। अब बंधानी हींग, भाई बंधानी हींग तो दे दिया, लेकिन अब वो बंधानी हींग एकदम बेकार है। मतलब कि उसमें इतना गोंद मिला है, इतना मिलावट हुआ है कि वो एकदम से यूज़फुल नहीं है। बस इतना, इसलिए आप देखो कभी भी बंधानी हींग हम लोग डालते महकता नहीं है। लेकिन अब ये वही कभी हम लोग पंसारी की दुकान से हींग ले आते हैं और उसको ज़रा सा डाल दो तो कितना महकता है, महकता है ना। दाल आप बना के रखो तो सुबह के टाइम और शाम के टाइम भी अगर उसको गर्म करके खाओ तो वो तो भी महकता है, स्वाद आता है। तो सबसे अच्छा हींगड़ा होता है, ठीक है। काली मिर्च में पपीते की बीज मिला जाते हैं। केसर में आपको सारी मिलावट मैंने बता रखी है। आप मिलावट और अडल्ट्रेशन वाले वीडियो में आप चले जाना। आपका वीडियो हमने डाला है कौन सा? अडल्ट्रेशन, हमने डाला है अडल्ट्रेशन, ठीक है। अडल्ट्रेशन की वीडियो डाली है, आप वहाँ पर चले जाना, आपको सब मिलेगा वहाँ पर अडल्ट्रेशन के वीडियो में, ठीक है। आगे हम लोग और कुछ देख लेते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जाननी बहुत ज़रूरी हैं। जैसे क्या है कि कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा मुंबई नगर पालिका निगम के स्वास्थ्य विभाग तथा विश्लेषण केंद्र के सहयोग से आयोजित सर्वेक्षण से इस बात पर रोशनी पड़ी कि जब बाजार में भाव तेज़ी से बढ़ता है तो मिलावट घटनाएं तेज़ी से बढ़ जाती। भाई जब ज़्यादा मांग होगी तो मिलावट ज़्यादा बढ़ी। आप दूध से, ग्वाला के यहाँ से देख लो, ग्वाला दूध लेकर आता है और उससे कहता भैया मुझे 5 लीटर दूध कल चाहिए, बोले हाँ हाँ ठीक है देंगे, और जब 5 लीटर दूध कल लाएगा तो कल दूध पतला होगा। और यही नहीं, अगर उससे रास्ते से जितने लोग कहेंगे भैया मुझे कल 1 लीटर दूध चाहिए, भैया मुझे कल 1 लीटर ज़्यादा चाहिए, भैया मुझे कल 2 लीटर ज़्यादा चाहिए, ठीक है मिल जाएगा, ठीक है मिल जाएगा। अरे कहाँ से मिल जाएगा? गाय तो आपके पास 5 ही है, 10 ही है, तो क्या आप अचानक से फिर से 10 गाय खरीद लाओगे? उसी में मिलावट करेगा। तो जितनी मांग है उसी के हिसाब से मिलावट बढ़ गई। और क्या है, नई दुनिया समाचार पत्र में 29 मार्च 1987 के अंक में प्रकाशित समाचार के अनुसार वर्ष 1985 में मिलावट की मात्रा 28.45 थी। राज्य के केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला ने इस अवधि के दौरान 6,224 खाद्य पदार्थों के नमूने का परीक्षण किया था। इनमें 1,771 मिलावटी पदार्थ पाए गए थे। ताजे विश्लेषण के अनुसार पता चला कि बाजारों में जितनी गुड़, शक्कर, शहद दिखता है उसमें 24.3% अशुद्ध होता है तथा उसमें मिलावट की जाती है। दूध और दूध से बने पदार्थ में 35% की मिलावट होती है। इसी तरह से खाने के तेल में 20%, चावल दाल में 32%, हींग और मसाले में 24%, पेय पदार्थ में या देसी शराब में 42% और चाय पत्ती में 10% का मिलावट होता है। अच्छा आप एक चीज़ सोचो, सबसे कम मिलावट चाय पत्ती में ही होता है नहीं भाई? चाय पत्ती में ही सबसे कम मिलावट होता है। भाई चमड़ा उमड़ा मिलाया जाता है, सबको पता चल जाता है। हम लोग को तो पता चल जाए तो हम लोग तो पिए ही नहीं भाई। शाकाहारी लोग तो बड़ा समस्या हो जाए चाय पीने के लिए। बहुत पहले, करीब 10 साल पहले मुझे पता चला, मेरे घर में ये बात फैल गई कि जो है चाय में तो खून पड़ा है, चाय पत्ती में तो खून पड़ा है। अब हम तो भैया चाय लवर बहुत बड़े वाले। फिर क्या हुआ कि जो है कुछ दिन छोड़ दिए चाय, मुझे घिन आती थी चाय देखकर। लेकिन फिर किसी ने हमसे कहा कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, सब कहने वाली बात है, इतना खून कहाँ अवेलेबल है कि जो खून मिलाते चल रहे हैं। फिर हमने थोड़ा थोड़ा पीना शुरू किया और इसके बाद फिर से पीने लगी। तो क्या है ना कि कोई भी चीज़
मिश्रण सब में मिलावट होती है, बस किसी में ज़्यादा होती है, किसी में थोड़ी कम होती है। हम लोग का अधिकार बनता है कि हम लोग सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। अपने अधिकार की जानकारी जरूर करें, हमको क्या ज़रूरत है वो जानें, सुरक्षित कहाँ रहना है, कैसे रहना है ये जानें। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो यहाँ पर समाप्त हुई। अब आपके लिए क्वेश्चन बनता है 2। एक हम समस्या से बताएंगे आपको कि उपभोक्ता को अपनी समस्या दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। पहला क्वेश्चन है आपका कि उपभोक्ता को अपनी समस्या दूर करने के लिए क्या चाहिए। इसके आप मुझे 5 रीज़न दोगे, 5 कारण। ठीक है, 5 कारण बताओगे और कहाँ बताओगे, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप हमको बताओगे। ठीक, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक, पहला क्वेश्चन आ गया। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण। ठीक है, तो उससे आप क्या लाओगे, उपभोक्ता हित की दृष्टि से सरकार के कितने उत्तरदायी बनते हैं, क्या क्या बनता है, उत्तरदायित्व तो सरकार का क्या है, ये हम लोग देखेंगे। कि यहाँ पर लिख देती हूँ मैं कि उपभोक्ताओं के हित की दृष्टि से सरकार के उत्तरदायित्व, मतलब हमारे लिए, मतलब हम उपभोक्ता के लिए सरकार का जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व मतलब जिम्मेदारी। ठीक है, हमारी जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी हमारे लिए क्या है, ये आप हमको बताओगे। जो आप कारण दे पाओ, 2, 3, 4, जितना आप कारण दे पाओ। ये 2 क्वेश्चन आपके हैं। पूरी वीडियो देखने के बाद जो लास्ट में आएगा वो भी क्वेश्चन जान पाएगा और वही अपनी तैयारी को पूर्ण समझेगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट नीचे ज़रूर कीजिएगा और आप लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। भगवान करे आप लोग हमेशा सफल हों। ठीक है, चलिए रखती हूँ, मतलब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।